चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। मिड सेम कैसा गया आप लोगों का? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, मिड सेम से पहले अपन लोगों ने सिंगल फेस एसी सर्किट स्टार्ट किया था, तो उसमें टॉपिक्स थे वो ये कवर हुए थे आपके एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, और इसका न्यूमेरिकल अपन देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो टॉपिक अपन लोग इसमें करने जा रहे हैं वो है इसमें इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स दैट कि जब भी कभी अपन किसी भी एसी सर्किट की बात करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो इसलिए सब लोग इसमें हेडिंग डालें फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में आपका वोल्टेज भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग, अब चाहे आप इसको अल्टरनेटिंग बोल लें या फिर इसको आप लोग साइनसॉइडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज में क्या क्या हो सकता है इसमें क्वांटिटीज में वोल्टेज भी हो सकता है और वी विल ऑल्सो टेक द करंट, है ना। वोल्टेज करंट दोनों चीज में अपन ले सकते हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसमें फेजर रिप्रेजेंटेशन में वो अपन यूज करेंगे। तो इसमें लिखिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ AC problems, it is advantageous to represent a sinusoidal quantity by a line of definite length। देखिए, फेजर का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब भी कभी आपको कोई सी भी एसी प्रॉब्लम को देखना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन मानते हैं कि जो भी आप साइनसॉइडल क्वांटिटी इसमें लेके चल रहे हैं, चाहे उसमें आपका वोल्टेज हो या उसमें करंट हो, तो उस टाइम पे जो अपन रिप्रेजेंट करेंगे उस साइनसॉइडल क्वांटिटी को वो अपन एक
लाइन से इंडिकेट करेंगे जिसकी एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट लेंथ होगी, और इसी के साथ उसका जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन। जो अपन लाइन को रोटेट करेंगे वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा बेटा, बताएं। एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा जोर से बोलो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, वेरी गुड। मतलब जो अपन उस लाइन को घुमाएंगे दैट विल रोटेट इन द counter clockwise direction, and counter clockwise is also called the anti clockwise. Counter clockwise direction. ठीक है, with the same angular velocity, with the same angular velocity as that of sinusoidal quantity. ठीक है, और उस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, उस लाइन का डायरेक्शन भी वही होगा जो डायरेक्शन आपका किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी का अपन यूज करेंगे। सो such a rotating line is called the phasor। ये आपका फेजर कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसको अपन कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अपन ने यहां पे एक साइनसोइडल वेवफॉर्म अपन यहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने साइनसोइडल वेवफॉर्म दिखाया है, क्लियर। और इसका जो वो है 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है ना। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन फेजर समझाने के लिए अपन इसमें क्या कर रहे हैं, वी कैन यूज द डेफिनेट लेंथ, लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ। तो मान लीजिए इसी के सामने मैंने, ये मेरा एक, मान लो एक एक्सिस हो गया लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इस एक्सिस में क्या करूंगा, इस एक्सिस में मैं अपने किसको रोटेट करूंगा, जो मैंने फेजर क्वांटिटी यहां पे ली है। मान लीजिए इसको रेड कलर से मैं तैयारी कर रहा हूं इसकी, लाइक दिस। ये मैंने लेंथ ले लिया लाइक दिस। ठीक है, और जैसे जैसे इसका मैं रोटेशन दिखा रहा हूं और उसका रोटेशन जो होगा, आई मीन टू से डेट कि इसका जो रोटेशन है उसको मैं मान लीजिए एक इसका सर्कुलर रोटेशन मैं इसका दिखाना चाह रहा हूं आपको इस तरीके से। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, आप लोग साथ में बना के चलें इसमें, तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि अपन इसमें करना क्या चाह रहे हैं।
लाइक दिस। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछना फिर मुझसे। यहाँ पे इस तरीके से इट मीन्स दैट कि ये जो मैंने डेफिनेट लेंथ ली हुई है, अगर मैं इस डेफिनेट लेंथ लाइन को मैं यहाँ पे रोटेट करूं विद एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी की हेल्प से इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट अब यहाँ से जो मेरा रेफरेंस, इसको जो सर्कल में ये जो आपका टच कर रहा है लाइक दिस, तो इस पॉइंट में मेरे को एक पीक पॉइंट मिला। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट हो गया ई पॉइंट, है ना, और यहाँ पे जो एंगल प्रेजेंट रहेगा 0 से लेकर, ये एंगल कितना होगा बताएं। जो साइनसोइडल वेवफॉर्म में लाइन टच कर रही है, जो अपन ने डेफिनेट लेंथ लिया हुआ है, उस लाइन का जो एंगल है फ्रॉम 0 रेफरेंस, तो वो एंगल कितना रहेगा बेटा बताएं। ओमेगा टी सर, कितना रहेगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे अपन ने 0 लाइन से इसको ओमेगा टी लिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे टच कर रहा है इस साइनसोइडल वेवफॉर्म में, तो ये भी एंगल जो रहेगा दैट इज आल्सो ओमेगा टी। ठीक है ना? समझ आया? इस तरीके से आपका ये फेजर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए अगर मेरे को इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो मान लीजिए मैंने इसको ओ पॉइंट दिया है, यहाँ पे जहाँ सर्कल में टच कर रहा है इसको मैंने ए पॉइंट दिया हुआ है, और जो आपका रेफरेंस में आपका टच हो रहा है, रेफरेंस में अगर मैं इसको ले चलाऊं, उसको मैंने बी पॉइंट लिया हुआ है। सो इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको यहाँ पे ई की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू द फेजर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। मतलब अपन किस तरीके से एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का अलग अलग एंगल पे एक फेजर रिप्रेजेंट किसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो अब अगर इसमें मेरे को एंगल निकालना है कि कितना मेरा एंगल की वैल्यू आ रही है, कितना मेरा मैग्नीट्यूड आ रहा है, इट मीन्स दैट ठीक है, अगर मैं ओ बी की वैल्यू आपसे पूछूं या आपको बताना चाहूँ, तो जो ओ बी जो है, ओ मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट पे जो है, बी मतलब यहाँ पे जो अपन ने लिया हुआ है, इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ओ ए जो इसमें आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका कौन सा है? ओ बी। हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया इसमें आपका? ओ ए। तो ओ बी इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, और ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ओ ए है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी टकराएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? द मैक्सिमम वैल्यू इज ई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे जो ओ बी कंपोनेंट जो अपन यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहे हैं, दैट ओ बी कंपोनेंट इज ई। तो ये वाला जो रिलेशन आपका आता है द साइनसोइडल रिलेशन, जिसमें अपन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को लेके चल रहे हैं, ओ बी की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू, ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस ई मैक्स साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है डेल विल इंडिकेट बाय द स्मॉल ई। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम वैल्यू अपने यहाँ पे आ रहा है हियर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्स। ठीक है ना? तो ई मैक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है? जहां जहां आपने इसको ओ ए पॉइंट को आप इसमें, यहाँ पे जो लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ आपका जो इसमें रोटेट हो रहा है,
वो है आपका ओ ए कंपोनेंट। ओ ए कंपोनेंट को अपन इसमें रोटेट कर रहे हैं एज पर आवर रेफरेंस, दैट इज द साइनसॉइडल क्वांटिटी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया वाला? ये ने पहले जब अपन जनरेशन किया था इलेक्ट्रिसिटी का तब भी अपन ने ये चीज देखी थी। ठीक है, तो दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को प्रॉब्लम है या डाउट है तो मेरे से पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताएं बेटा, आवाज कम आ रही है। बताओ। आगे बढ़े। यस। अब यहाँ पे एक और चीज आएगी। ये तो हो गया आपका फेजर प्रेजेंटेशन। अब फेजर प्रेजेंटेशन के बाद जो बात आती है वो आती है आपकी फेजर डायग्राम की। ठीक है, तो फेजर डायग्राम समझने के लिए दो लाइनें और लिखी हैं इसमें, दैट इज द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में कुछ भी हो, चाहे वो वोल्टेज हो या फिर करंट। ठीक है ना, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज एंड करंट in practice are represented by straight line. The alternating quantities voltage and current in practice are represented by straight lines having definite direction and length. ठीक है, such line are called phasors. क्लियर? मतलब जो अपन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ पे बता रहे हैं आपको, वोल्टेज और करंट को, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, जिसका एक डेफिनेट डायरेक्शन है और एक लेंथ है, उन लाइन को अपन क्या बोल देते हैं? फेजर। और जहां अपन उसको बनाते हैं इन द डायग्राम in which phasors represent and a diagram in which phasor represent current, voltage and their phase difference are known as phasor diagram. ठीक है ना? और एक ऐसा डायग्राम जिसमें अपन क्या करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को, और जिसमें अपन इसको उसका फेज डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं, वो अपना क्या हो जाता है इसमें आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल पे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लिया। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज हो गया।
और अब मैंने यहाँ पे ये फेजर रिप्रेजेंटेशन में इसका फेजर डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अपन वोल्टेज और करंट दोनों का फेजर बता रहे हैं और उसी के साथ उसका एंगल भी बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया वोल्टेज। सिमिलरली ये मान लीजिए मैंने इसका करंट बना लिया आई, ठीक है। अब इस वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे अपन फाई से, विद द हेल्प ऑफ फाई, ठीक है ना। अब हमको अच्छे से पता है कि ये जो आप अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो रोटेशन होगा, इट्स रोटेशन इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन रोटेशन होगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज की जो वैल्यू है, वोल्टेज इज रेफरेंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, अगर इन केस यहाँ पे करंट अपन बताते तो करंट आपका रेफरेंस होता। जो भी चीज आपकी इसमें रहेगी, आपकी हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस में रहेगी, इट इज ऑलवेज रेफरेंस। और जो भी चीज आपकी मूव करेगी उसको अपन कैसे इंडिकेट करेंगे, उसको अपन लिखेंगे एंड करंट इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई। यहाँ पे करंट की वैल्यू आपकी आगे है, वोल्टेज पीछे है, ठीक है, क्योंकि ये अपन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू वोल्टेज से लीड कर रही है। वोल्टेज तो आपका रेफरेंस में है ही, है ना, और करंट की वैल्यू क्या है, करंट आपकी क्या कर रही है, इसमें आपकी लीड कर रही है। इसीलिए इन दिस रिस्पेक्ट जो आपकी करंट की वैल्यू है या वोल्टेज की वैल्यू है वो अपन इससे बनाएंगे, और इसी से, राम राम भैया, इसी से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज V की वैल्यू जो आएगी, V इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू जीरो एंगल, इसमें जीरो रहेगा, और जो करंट की वैल्यू जो रहेगी, करंट इज विद रिस्पेक्ट टू 5। समझ आया, मतलब करंट में आपका फाई एंगल इसमें प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि वो फाई एंगल से आपका लीड कर रहा है, और वोल्टेज कंपोनेंट जो है, वोल्टेज कंपोनेंट आपका 0 डिग्री है क्योंकि वो आपका रेफरेंस में, ठीक है। समझ आया पहला एग्जांपल इसका। है ना। और ये एग्जांपल जो है ये कौन से लोड का है, कोई बताएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब जहां पे कैपेसिटिव लोड आपका लगा होता है, कनेक्टेड होता है। प्योर कैपेसिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन प्योर केस जो आपका करंट जो आएगा वो आपका 90 डिग्री एंगल से लीड करेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर का के साथ कोई आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट रहेगा, इसका मतलब उसमें आपका कुछ एंगल आएगा जो आपका प्योर कैपेसिटर नहीं होगा। ये अपना क्या है, दिस इज योर द कैपेसिटिव लोड, मतलब कैपेसिटर में हमेशा करंट की वैल्यू लीड करती है वोल्टेज से। समझ आया पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसमें एक और। फेजर बनाया, दोनों वोल्टेज करंट और एंगल दिया आप लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, और अब इसमें दूसरा जो है, द सेकेंड वन इज योर, जो अपन इसमें एक और लेते हैं, लाइक दिस। एक और जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए वोल्टेज आपका यहाँ पे रेफरेंस में है, ठीक है, मतलब सीधे ही बना लो इसको, लाइन को लाइक दिस।
सेकेंड एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं अपन, वोल्टेज आपका रेफरेंस में है और करंट आपका मैंने इसमें नीचे की साइड बना दिया, ठीक है। और अब इन दोनों वोल्टेज और करंट में जो एंगल जो आपका प्रेजेंट हो रहा है, दिस एंगल इज एंगल फाई, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे अपन ने विषय बोलेंगे यहां पे, अब क्या हो जाएगा, वोल्टेज इज रेफरेंस एंड, अब यहां पे जो करंट की वैल्यू जो आएगी वो अपन बोलेंगे करंट इज लैगिंग, ठीक है ना, क्योंकि अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, करंट आपका वोल्टेज से पीछे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू लैग कर रही है, करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई, फाई एंगल से करंट की वैल्यू आपकी इसमें लैग कर रही है, ठीक है। और जो आपका इसमें वोल्टेज की जो आएगी, वोल्टेज वेक्टर हो जाएगा आपका V मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, और करंट वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें आपका I एट एन एंगल ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू वोल्टेज से लैग कर रही है, इट मींस दैट जो एंगल यहाँ पे आ जाएगा इट इज एंगल फाइव, -5, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज से वो नीचे की साइड जा रहा है एंगल, तो यहाँ पे -5 आएगा। एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ विच लोड, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, जैसे यहाँ पे क्या इंडक्टिव, लोड था, इंडक्टिव यहाँ पे लोड। ये आपका इंडक्टिव, ठीक है। समझ आया आपको किस तरीके से अपन लोगों ने इसमें क्या, मतलब जो भी जब भी कभी अपन फेजर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे अपन उसमें वोल्टेज ले रहे हैं या करंट ले रहे हैं या फेज ले रहे हैं, उसमें या तो आपका रहेगा एक इस तरीके से रहेगा, या फिर जब आपका करंट की वैल्यू इसमें लीड करेगी, है ना, या फिर करंट की वैल्यू आपकी लैग करेगी। ये दो आपके इसमें एग्जांपल्स रहते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, वोल्टेज अपन रेफरेंस ले रहे हैं और करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे इन दिस डायग्राम, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना चाह रहा हूँ, तो वोल्टेज आपका पहले है, करंट आपका बाद में है, तो करंट बाद में है, इट मींस दैट करंट आपका लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन लिख रहे हैं करंट इज लैगिंग बाय एंगल 5, जैसे आपको सामने भी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्लियर। बताइए बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछो। बना लिया सब लोगों ने अपनी कॉपी में इसको? यस सर। ठीक है। अब जो आपका इसमें आता है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट, बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट्स, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ एसी सर्किट में सबसे पहले अपन इसमें एक एक करके आरएलसी का बिहेवियर देखेंगे, फिर अपन उसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। तो नंबर 1 इज एसी सर्किट containing resistance only like this, ठीक है ना। तो एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ओनली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप इसमें एसी सर्किट अपन लेके चल रहे हैं लाइक दिस, ये अपन एसी सर्किट ले लिया, इस एसी सर्किट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो अभी सिर्फ आपका रेजिस्टेंस कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज लाइक दिस। ये अपना एसी सर्किट का थोड़ा सिंबल मैं सही कर देता हूँ, मतलब इनपुट वोल्टेज जो है आपका V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, करंट I, रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, क्लियर।
अब इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो हो जाता है आपका सर्किट डायग्राम, लाइक दिस, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। मतलब जब अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू ले रहे हैं तो उस टाइम पे सर्किट डायग्राम इस तरीके से आपका बन रहा है। अब इसमें दो चीज और होती हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कंपोनेंट है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को। आपको सेकेंड वन इज द वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में अपन इसमें क्या देखते हैं कि जो भी आपका वोल्टेज और करंट आपका गिवन होता है उसकी वैल्यू अपन लेके चलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज जो आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन इज V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें, द वैल्यू ऑफ I इज I मैक्स द वैल्यू ऑफ I इज, एक मिनट, I मैक्स साइन ओमेगा टी। आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब आपका इसमें आई मैक्स की वैल्यू है, वेयर आई मैक्स वेयर आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स बाय आर, इस तरीके से आपका होगा। वी मैक्स बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, वेव डायग्राम का और फेजर डायग्राम का, तो वो किस तरीके से होगा, लाइक दिस। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म लिया, मैं वेव डायग्राम इसका बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, एक वोल्टेज कंपोनेंट बना दिया। तो ये हो गया आपका वोल्टेज कंपोनेंट, दैट इज V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, है ना। और इसी तरीके से अब यहाँ पे अपन को करंट का कंपोनेंट बताना है। तो करंट के कंपोनेंट के लिए अपन क्या करेंगे, इन दिस, लाइक दिस। जैसे आपका वोल्टेज है ऐसे ही अपना करंट का भी बन जाएगा। वेव फॉर्म में एक बार और सही से बना दूं, ये आपका वोल्टेज का हो गया। इसी तरीके से करंट का भी हो जाएगा। अब करंट में बस इतना अंतर आ जाएगा कि करंट आपका बनेगा तो यहीं पे ही, बस उसका पीक उसका चेंज हो जाएगा। पीक चेंज हो जाएगा मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी आर की वैल्यू पे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा। क्लियर, समझ आया आपको। और जैसे आपका वोल्टेज करंट है वैसे ही आपको इसमें पावर भी मिल जाएगा। अब जो पावर जो मिलेगा इसमें आपका जो पी पावर कर्व जो आपका आएगा उसमें आपकी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। करो ना, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। दिस इज योर वेव डायग्राम।
और लास्ट में एक और आएगा आपका, वो क्या हो जाएगा इसमें, इसका फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम कैसे होगा? फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे आपका सबसे पहले आपने इसमें रेफरेंस ले लिया वोल्टेज की वैल्यू को, ये हो गया आपका वोल्टेज रेफरेंस, ठीक है ना। और यहीं पे आपका क्या मिल जाएगा आपको, ये तो आपका वोल्टेज की वैल्यू हो गई आपकी, है ना। और यहीं पे आप क्या बना दोगे अब अपनी, क्योंकि कोई एंगल डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो यहीं पे आपका आ जाएगा करंट की वैल्यू, लाइक दिस। है ना। और इसमें जो पावर जो मिल जाएगा आपको P, तो इसमें गिवन रहेगा P इज इक्वल टू VI, दिस इज द पावर गिवन इन द सर्किट। सॉरी, like this. पावर की वैल्यू निकालिए इसमें सभी लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो V और I की वैल्यू जो है ना, हियर इन दिस द वैल्यू ऑफ V और I जो गिवन है, दिस VI आर द V and I are the RMS value of applied voltage and current. समझ आया आपको किस तरीके से किया अपन ने इसको? जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू अपन ने निकाला है वो समझ आया आप लोगों को किस तरीके से किया अपन ने? और रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि यहाँ पे जो पावर ड्रॉन अगर अपन निकालते हैं, मान लीजिए P इज इक्वल टू VI अपन ने यूज किया, स्मॉल v और स्मॉल I, तो उसमें जो V की वैल्यू है वो I मैक्स साइन ओमेगा टी है, I है आपका V इज इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी V मैक्स I मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जब अपन उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन जानते हैं कि जो आपका cos टू ओमेगा टी टर्म आएगा वो पूरी की एक साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका जो पावर की जो वैल्यू आपको मिलेगी, द वैल्यू ऑफ पावर इज V मैक्स I मैक्स बाई 2। तो V मैक्स I मैक्स बाई 2 आएगा, तो उससे अपन I मैक्स बाई रूट 2 और V मैक्स बाई रूट 2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो हो जाएगी आपकी VI। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन पावर की कैलकुलेशन करेंगे तो इन द पावर कैलकुलेशन जो भी आपकी वोल्टेज रेटिंग आती है किसी भी पावर में, वो हमेशा जो वॉट्स में अपन रेटिंग निकालते हैं उसमें जो वोल्टेज और करंट जो है, दिस इज ऑलवेज द RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट इसमें किसी को रेजिस्टेंस वाले में?
आगे बढ़े बेटा। बताएं। आगे बढ़े। रजय, चिन्मय, रेजिस्टेंस में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें अपन लेंगे इसमें, we can take the example of the circuit of AC circuit containing inductance only. ठीक है, इट मीन्स दैट कि जब अपन इंडक्टेंस की बात करते हैं तो मतलब एल कंपोनेंट की बात हो रही है। इट मीन्स दैट जब आपने एक एसी सर्किट लिया हुआ है, उस एसी सर्किट में जब अपन इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल का यूज कर रहे हैं, इस तरीके से अपन इंडक्टेंस का यूज करते हैं। थोड़ा फिर से बना दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लाइक दिस, ये इस तरीके से, मतलब V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, करंट I और इंडक्टेंस L। ठीक है, इसका मतलब ये है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, मतलब अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे इस सर्किट में जब अपन इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, तो जब भी कभी कोई भी इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे अभी अपन जो रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो अपन क्या चल रहे हैं यहाँ पे, वी कैन टेक द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को इसमें कोई गिवन नहीं है। तो इसीलिए जो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वोल्टेज इक्वेशन। तो सबसे पहले लेट द अप्लाइड वोल्टेज, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है इसमें, वो आपको वैल्यू गिवन है, दैट इज V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है। अब जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन एक कॉइल कनेक्ट करते हैं किसी भी एसी वोल्टेज के अक्रॉस, वैसे ही वहां पे कॉइल के अक्रॉस एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस है, इस ईएमएफ जो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू आ रही है, दिस ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको अपन इंडिकेट करते हैं जो भी आपका इसमें इंडक्टेंस गिवन है उससे, एल से, और क्योंकि कॉइल में अपन क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट का प्रभाव होता है, मतलब करंट की वैल्यू में चेंज हो जाता है, चाहे आई प्लस हो चाहे आई माइनस हो। इट मीन्स दैट कि जो करंट की वैल्यू, जो डिफरेंस होगा करंट का, वो अपन इंडिकेट करेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आपका इस वोल्टेज को अपोज करेगा। इट मीन्स दैट जो आपका इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, जब भी कभी इंडक्टेंस की वैल्यू आती है तो उसमें हमेशा एक आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है आपके कॉइल में। ठीक है, और उस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दैट सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर ई, इसको अपन करते हैं ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक और चीज ये है कि जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसमें लिख लिए, सिंस applied voltage at every instant is
equal and opposite to the self-induced EMF. ठीक है, it means that the value of V is equal to minus EL. Since applied voltage at every instant is equal and opposite to the self-induced EMF, जो भी आपका self-induced EMF इसमें है उसके इक्वल एंड अपोजिट रहेगा. इट मीन्स दैट यहाँ पे जो वोल्टेज की इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस EL. अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को और EMF की वैल्यू जो आपका यहाँ पे मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसको ले रहा हूँ. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी Vmax sin ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस L di/dt. ठीक है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ di इज इक्वल टू Vmax by L sin ओमेगा टी डी ओमेगा. ठीक है, इसको अपन ने वो किया, di को अपन यहीं रख दिया, L को अपन नीचे ले गए और Vmax by L sin ओमेगा टी dt हो गया. अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ठीक है, टाइम कंपोनेंट है तो टाइम कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेट होगा, है ना. इट मीन्स दैट जो करंट की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू Vmax by L इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा टी? sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. तो यहाँ पे Vmax अपॉन जो ओमेगा नीचे आ रहा है वो यहाँ बाहर ले लेंगे, Vmax अपॉन ओमेगा L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, अपन ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को अब यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है ना. इंडक्टिव सर्किट के लिए अपन करंट की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो इसीलिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ. तो जैसे ही आपने यहाँ आ गया तो अपन इसमें देख क्या रहे हैं कि जो Vmax अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो अपन को जो करंट की वैल्यू है वो अपन को साइन के रिस्पेक्ट में निकालनी है विद द इन टर्म्स ऑफ साइन. तो यहाँ पे जो आ जाएगी I इज इक्वल टू Vmax अपॉन ओमेगा L. तो साइन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय. ठीक है, यहाँ पे इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब जो आपका इंस्टेंटेनियस करंट आपका निकल के आया है, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I is equal to Imax sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. इस तरीके से आपका है. ठीक है, समझ आया? जी सर. लाइक दिस. ब्रैकेट थोड़ा सा इसे बना लूंगा, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे
जो करंट की जो वैल्यू है वो अप्लाइड वोल्टेज कितना है आपका sin ओमेगा t, इट मींस दैट करंट lags behind current lags behind the applied voltage by pi by 2. ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका I max इसमें दिखा रहे हैं अपन, दिस वैल्यू ऑफ I max is equal to V max upon omega n. क्लियर, समझ आया? मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज जो इक्वेशन थी वो तो हो गई आपकी V इजिकल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और जो करंट आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो आपका हो गया I इजिकल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये आपका करंट की वैल्यू आई है. तो जब अपन इसका वेव डायग्राम और फेज डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें अपन करंट को और वेव डायग्राम को फेज डायग्राम में वोल्टेज को तो अपन V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी से इंडिकेट कर देंगे जैसा आपको गिवन है ही, है ना. और जो करंट जो आएगा उसमें आप पाई बाई 2 का इसमें डिफरेंस रखेंगे, है ना. और आई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स बाय ओमेगा एल है, और यहाँ पे जो ओमेगा एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, दैट इज द एक्सएल, मतलब वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को आपको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, हियर जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका निकल के आ रहा है क्योंकि अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल, दैट इज जो आपका एक्स एल है, दिस एक्स एल इज योर ओमेगा एल. ठीक है, और जब भी कभी टोटल पावर कंज्यूम की बात होगी किसी भी एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका जीरो, है ना. हेंस द टोटल पावर कंज्यूम्ड by a purely inductive circuit is 0. समझ आया? अब बस 1 मिनट और मैं लूंगा आपका इसमें, क्योंकि हाँ टाइम थोड़ा सा हो रहा है. अब यहाँ पे अगर अपन मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं किसका, इसका फेजर डायग्राम, तो मान लीजिए ये मेरा एक इसमें वोल्टेज हो गया लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई. अब यहाँ पे मेरे को करंट की वैल्यू को दिखाना है. ये तो हो गया आपका V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी. ऐसे यहाँ पे ये भी मेरा V हो गया जब मैं फेज डायग्राम की बात कर रहा हूँ, है ना. 2 डायग्राम इसमें अपन देख रहे हैं. तो इसी तरीके से जब मैं करंट की बात करूंगा तो करंट है आपका I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 के डिफरेंस के बाद मेरा करंट की वेव फॉर्म बनना स्टार्ट होगी इस तरीके से, लाइक दिस. समझ आया? इस तरीके से. तो जब भी कभी आप इसमें इंडक्टिव सर्किट में करंट की वेवफॉर्म देखेंगे तो करंट की वेवफॉर्म हमेशा पाई बाई 2 एंगल के बाद बनेगी, जैसे यहाँ पे बनाई ये पाई बाई 2 एंगल के बाद. क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन ही है आपकी
I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ठीक है, और जैसे वोल्टेज है वैसे ही इसमें अपन करंट आपका यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस, और इसमें एंगल हो जाएगा आपका पाई बाई टू, है ना। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू है, मतलब लैग कर रहा है करंट फॉर इंडक्टिव सर्किट। ये हो गया वेव डायग्राम और ये फेजर डायग्राम। ठीक है, और इसी में फेजर डायग्राम में अपन जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही बना सकते हैं, मतलब दैट ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे ईएल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द इंडक्टिव सर्किट। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ लो अभी, तो नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। बताएं, कोई डाउट है इसमें, इसके वेव डायग्राम में और फेजर डायग्राम में? नो सर। नेक्स्ट क्लास में अपन आप लोग भी कैपेसिटेंस वाला एक बार पढ़ के आना, तो उसको करके फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।